स्टूडेंट्स, वेलकम टू गूगल केमिस्ट्री चैनल। तो हम अपने फंक्शन के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया था, टाइप्स ऑफ फंक्शन डिफाइन कर दिया था, कब फंक्शन को 1 1 कहेंगे, कब ऑन टू कहेंगे, कब मेनी 1 कहेंगे, कब इन टू कहेंगे, कब मेनी 1 ऑन टू होगा। ठीक है, तो ये सारे टाइप्स ऑफ फंक्शन हमने देख लिए हैं। अब जो हमको डिस्कस करना है कि अगर कोई मैप हमको फ्रॉम अ सेट टू अ सेकंड सेट बी दिया है, तो अगर मैं कहता हूं कि f हमारा 1 1 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर क्या रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, मीन्स a और b में नंबर ऑफ एलिमेंट पर क्या कंडीशंस होंगी या क्या कंडीशंस नहीं होनी चाहिए कि हमारा मैप 1 1 रहे या ना रह जाए। ठीक है, तो अब हम मैप को 1 1 मान के चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग ए और बी के एलिमेंट पर कंडीशन लाएंगे। ऐसे ही ऑन टू मान के चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स पर कंडीशन लाएंगे, और बाइजेक्टिव मान के चलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग कंडीशंस हम लाएंगे। तो आइए पहला चेक करते हैं कि 1 1 अगर हमारा मैप दिया है तो डोमेन और को डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स में क्या रिलेशन होगा। तो चलिए मान लेते हैं कि लेट f from a to b, f from a to b first of all is a map, ठीक। a और b कोई भी दो आर्बिट्रेरी सेट है, मीन्स कुछ भी है, और f इनके बीच में एक मैप है या फंक्शन है। तो थोड़ा सा पिक्चरली इसको हम लोग देखते हैं। मान लीजिए a में 3 एलिमेंट हैं, a b एंड c, और b में 2 एलिमेंट हैं, e और f। ठीक, फॉर इंस्टेंस हमने सपोज कर लिया कि जो सेट a है उसमें 3 एलिमेंट हैं और b जो है उसमें e और f 2 एलिमेंट हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं क्या कोई मैप इनके बीच में ऐसा डिफाइन किया जा सकता है जो कि 1 1 हो, जो कि क्या हो, 1 1 हो। सपोज ए को हम यहाँ भेज देते हैं, बी को हम यहाँ भेज देते हैं, तो सी को कहाँ भेजेंगे। मैप क्या कहता है कि हर एक एलिमेंट का इमेज हमको मिलना चाहिए, ठीक, और उस पर हमने 1 1 का रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, मीन्स किसी भी 2 एलिमेंट की इमेज ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। तो अगर हमको 1 1 डिफाइन करना है तो हमारे पास सी के लिए कोई भी चॉइस नहीं बची। अगर सिर्फ मैप डिफाइन करना होता तो हम इसको कहीं भी भेज सकते थे, मैप हमारा हो जाता। बट फॉर 1 1 अब हम सी को इन दोनों पर नहीं भेज सकते हैं। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अगर पहले सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा हो गए, पहले सेट में डोमेन में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा हो गया तो मैप कभी भी 1 1 नहीं हो सकता। अगर डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा हो गए तो मैप कभी भी 1 1 नहीं हो सकता। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा कि अगर f 1 1 है, इफ f इज 1 1, अगर मैप 1 1 है, इफ f इज 1 1, तो क्या इंप्लाई करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b विल बी लेस देन आर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट b। क्लियर, क्योंकि ये नहीं हो सकता है तो इसका अपोजिट तो होगा ही, मीन्स लेस देन आर इक्वल टू की कंडीशन होल्ड हो जाएगी। तो अगर मैं f फ्रॉम a टू b कोई मैप ले रहा हूं तो इसके 1 1 होने के लिए, फॉर f टू बी 1 1 होने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन b लेस देन आर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन b होना चाहिए। ध्यान रहे, मैं यहाँ से ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी से कम है तो सारे मैप 1 1 हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बट एटलीस्ट ये कंडीशंस होनी चाहिए। अगर मैप को 1 1 होना है तो कम से कम ये कंडीशन तो होनी ही चाहिए। मीन्स अगर ये कंडीशन नहीं है तो कोई भी मैप 1 1 नहीं हो सकता है, लेकिन अगर ये कंडीशन है तो 1 1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दैट विल कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द डिफिनीशन ऑफ द फंक्शन। क्लियर है। तो ये
ज़रूरी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है कि ये तो होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो 1 1 होने का कोई चांस ही नहीं है, लेकिन अगर ये है तब 1 1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वह हमारे मैप के डिफिनीशन पर डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो फॉर 1 1 NA मस्ट भी लेस देन आर इक्वल टू NB। ठीक, सिमिलरली हम ऐसे ऑन2 के लिए भी चलिए कंडीशंस निकालते हैं। आइए देखते हैं कि ऑन2 के लिए क्या कंडीशन होगी इसी बेसिस पर। मैप हम सेम ही रखते हैं, मान लेते हैं NA और NB दो A और B कोई दो सेट हैं और F इनके बीच में एक मैप है। ठीक, अब इसको हम ऑन2 मान के चलेंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट पर रिस्ट्रिक्शन निकालेंगे कि क्या रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। ठीक, इसी तरीके से समझते हैं। तो पहला हमको मिल गया, अगर F 1 1 है, इफ F इज 1 1, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या रहा होगा? ये तो कम से कम हमारे पास रहा ही होगा। या इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अगर A इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू NB, देन F कैन नॉट बी 1 1, देन F इज नॉट 1 1। क्लियर? तो ये दोनों स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट हैं, इसको कंट्रा पॉजिटिव कहते हैं। इस स्टेटमेंट का कंट्रा पॉजिटिव होता है कि अगर कोई P और Q दो स्टेटमेंट हैं और P इम्प्लाइज Q है, तो इसी को दूसरे तरीके से कहने का होता है कि -Q इम्प्लाइज -P। ठीक, तो इनको, इस स्टेटमेंट को इसका कंट्रा पॉजिटिव कहते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही निकलता है। तो F 1 1 है तो NA लेस देन आर इक्वल टू NB होगा, इसी का कंट्रा पॉजिटिव। अगर NA नॉट लेस देन आर इक्वल टू NB है तो F 1 1 नहीं हो सकता है, दोनों स्टेटमेंट में नॉट हमने इंक्लूड कर दिया। ठीक, तो आइए अब ऑन2 को समझते हैं। मान लीजिए सेट A है और ये सेट B है। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट चलिए कम ले लेते हैं, इधर ज़्यादा ले लेते हैं, EF G। ठीक, तो ऑन2 के लिए क्या होता है? हर एक एलिमेंट का प्री इमेज हमको मिलना चाहिए। तो चलिए मान लीजिए इसका प्री इमेज ये है, इसका प्री इमेज ये है। ठीक बात है। अब इसका प्री इमेज क्या होगा? क्या इसका प्री इमेज मिलेगा हमको? क्या G के पास कोई चॉइस है कि ये किसी से रिलेट हो जाए? मान लीजिए इससे रिलेट कर देंगे तो यह मैप ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि मैप तभी होता है अगर एक ही एलिमेंट की दो इमेज मिल रही है, इसका मतलब मैप वो नहीं है। क्लियर? इसका मतलब G को हम A पर भी नहीं भेज सकते हैं, मान लीजिए B पर भेज दें, फिर से वही कंट्राडिक्शन हो जाएगा, मैप का डिफिनीशन ही वायलेट हो जाएगा, मीन्स ये मैप ही नहीं रह जाएगा। मीन्स G के पास कोई भी चॉइस नहीं बची है। यह डिफ़िकल्टी क्यों प्रोड्यूस हुई? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन B क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट इन A से ज़्यादा था, इसीलिए यह कंडीशन, यह डिफ़िकल्टी प्रोड्यूस हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैप ऑन2 है तो A में नंबर ऑफ एलिमेंट ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होने चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, जस्ट 1 1 का उल्टा। तो इफ F इज ऑन2, इफ F इज ऑन2 या इसी का दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव, तो यह क्या इंप्लाई कर देगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A जो रहा होगा वह नंबर ऑफ एलिमेंट इन B से ग्रेटर या इक्वल रहा होगा। क्लियर? इसी बेसिस पर हमने यह कंडीशन भी निकाल ली। 1 1 के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन A कम होना चाहिए
और ऑन टू के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ज़्यादा होने चाहिए। फॉर सपोज इसमें अभी मैं एक दो एलिमेंट और डाल दूँ, तब मैं जे को इंडिपेंडेंटली किसी पर भी भेज सकता हूँ, सी या डी पर, और डी को भी मैं कहीं पर भेज सकता हूँ। अब यह मैप भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, बट 1 1 नहीं है। ठीक, 1 1 भी बनाया जा सकता है कि अगर इधर एलिमेंट क्या कर दिया जाए, एक कम कर दिया जाए। अब देखो सब अलग अलग जा रहे हैं, हर एक एलिमेंट का इमेज भी मिल रहा है, तो यह 1 1 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर मैप बाइजेक्टिव दिखाना है इन द सेंस कि अगर मैप बाइजेक्टिव दिया है तो एलिमेंट पर रिस्ट्रिक्शन क्या होगा। मान लीजिए एफ हमारा अब क्या दिया है, बाइजेक्टिव दिया है, एफ इज बाइजेक्टिव। तो कोई भी मैप बाइजेक्टिव कब कहलाता है, जब वह 1 1 हो और ऑन टू हो। तो 1 1 तो होगा, एफ क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो 1 1 से कंडीशन हमको क्या मिल जाएगी, एन ए लेस देन आर इक्वल टू एन बी। ऑन टू भी होगा और ऑन टू से कंडीशन क्या मिल जाएगी, एन ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन बी, एंड बाई कंबाइनिंग दीज टू रिजल्ट वी गेट एन ए इक्वल्स टू एन बी। बाई कंबाइनिंग दीज टू रिजल्ट वी गेट एन ए इक्वल्स टू एन बी। क्लियर है भाई। 1 1 के लिए ए में कम एलिमेंट होने चाहिए, ऑन टू के लिए ए में ज़्यादा एलिमेंट होने चाहिए, तो दोनों को कंबाइंड करेंगे तो एन ए बराबर क्या आ जाएगा, एन बी। मीन्स अगर एफ कोई मैप है किसी दो सेट के बीच में, एफ इज अ मैप फ्रॉम ए टू बी। ठीक, अगर ये बाइजेक्टिव है तो नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में बराबर होने चाहिए। क्लियर है। या इसी का कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलें तो अगर किसी दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनइक्वल हैं, दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर नहीं है, फॉर सपोज इसमें 2 है इसमें 3 है, तो इनके बीच में कभी भी कोई भी बाइजेक्टिव मैप डिफाइन नहीं किया जा सकता है। क्लियर। बाइजेक्टिव मैप तभी डिफाइन किया जाएगा जब जितने एलिमेंट ए में है उतने ही एलिमेंट बी में हों। क्लियर। एंड रिमेंबर दीज ऑल द रिजल्ट्स आर ओनली ट्रू फॉर फाइनाइट सेट्स। ये जो ए और बी है ये सब जब फाइनाइट सेट होंगे तभी ये सब रिजल्ट ट्रू हो रहे हैं। ठीक है, इनफाइनाइट सेट में ये सब होल्ड नहीं होते हैं। ठीक, तो ये सारे जितने भी मैं रिजल्ट बता रहा हूँ आप ये मान के चलेंगे कि जो भी सेट लिया जा रहा है वो फाइनाइट सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को गिना जा सकता है। क्लियर है। तो आई होप ये कंडीशंस आपको समझ में आई होंगी। मीन्स 1 1 के लिए एन ए में कम एलिमेंट होना चाहिए बी की अपेक्षा, ऑन टू के लिए ए में ज़्यादा एलिमेंट होने चाहिए बी की अपेक्षा, और बाइजेक्टिव के लिए दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होने चाहिए, अदरवाइज बाइजेक्टिव नहीं रह जाएगा। क्लियर। ठीक है, तो आगे अब हम लोग देखेंगे कि किसी दो सेट के बीच में कितने 1 1, कितने ऑन टू और कितने बाइजेक्टिव मैप मिल सकते हैं। तो आइए बारी बारी से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि कितने मैप मिल सकते हैं। पहले तो मैप ही देखेंगे कि कितना होगा, उसके बाद 1 1 और ऑन टू की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अच्छा, अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो वहाँ से एक डिफिनीशन बनाई जाती है कार्डिनलिटी की। तो हम कह देते हैं कि सेट ए का जो कार्डिनलिटी है वो n है। मीन्स अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट है तो हम कहेंगे कार्डिनलिटी ऑफ द सेट इज़ 2। अगर 3 एलिमेंट है तो कहेंगे कार्डिनलिटी ऑफ द सेट इज़ 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कार्डिनलिटी भी कहलाती है। तो अगर बीच बीच में मैं शब्द यूज़ करता हूँ कार्डिनलिटी तो आप लोग कन्फ्यूज़
नहीं होंगे। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ मैप्स निकालते हैं कि कितने मैप मिलेंगे। हम लोग नंबर ऑफ रिलेशंस निकाल चुके हैं कि अगर कोई सेट ए है और कोई सेट बी है, मान लो इसमें n एलिमेंट हैं और b में m एलिमेंट हैं, a में n और b में m, तो इनके बीच में a क्रॉस b में कितने एलिमेंट आ जाते हैं, n इंटू m। अब कोई भी जो रिलेशन होता है वो a क्रॉस b का सबसेट होता है, मीन्स a और b में कितने रिलेशन मिलेंगे, जितने कि a क्रॉस b में सबसेट होंगे। तो a क्रॉस b में नंबर ऑफ सबसेट क्या आ जाएगा, 2 की पावर nm, तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या आ जाएगा, 2 की पावर n इंटू m। ठीक, अगर सेम सेट से सेम सेट में होता मीन्स a क्रॉस a होता तो n स्क्वायर हो जाता और 2 की पावर n स्क्वायर नंबर ऑफ रिलेशन हो जाता। ठीक, तो हमको अब निकालना है नंबर ऑफ मैप्स। और मैप्स क्या होते हैं, मैप्स आर स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, मीन्स रिलेशन में कुछ कंडीशन और एडजॉइन करते हैं तब जाके मैप बनता है। तो इंट्यूटिव आइडिया क्या कहता है कि किसी दो सेट के बीच में जो नंबर ऑफ मैप्स होंगे वो नंबर ऑफ रिलेशन से कम ही होंगे, क्योंकि रिलेशन होने के लिए कम कंडीशंस चाहिए जबकि मैप होने के लिए कुछ और कंडीशंस चाहिए। जब कंडीशंस किसी आदमी की क्वालिटी बढ़ाते जाते हैं तो ऐसे आदमियों की संख्या कम होती जाती है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ फंक्शंस उससे कम या हो सकता है इक्वल भी हो जाए। ठीक, तो आइए देखते हैं नंबर ऑफ मैप्स कितने होंगे। तो पहले तो हमको दो सेट मानना पड़ेगा, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी एनी टू सेट, बी एनी टू सेट हैविंग कार्डिनलिटी n and m, having cardinality small n and small m, मीन्स a में नंबर ऑफ एलिमेंट n है और b में नंबर ऑफ एलिमेंट m है। क्लियर। तो अब हम देखेंगे कि a और b के बीच में कितने मैप डिफाइन किए जा सकते हैं। चलो इसको पिक्चरली समझने का प्रयास करते हैं। मान लो ये a है और ये b है, इसमें हमने कहा n एलिमेंट है, तो मान लो वो a1 a2 a3 डॉट 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 an n एलिमेंट हो गए। और इसमें मान लो b1 b2 b3 डॉट 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 bm। ठीक, इसमें n एलिमेंट हो गए, इसमें m एलिमेंट हो गए। तो अब हमको देखना है कि इनके बीच में कितने मैप डिफाइन किए जा सकते हैं। तो आप बताइए, अगर हमें कोई मैप डिफाइन करना है तो डोमेन के हर एक एलिमेंट को यहाँ पर हमको कहीं ना कहीं भेजना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन का डिफिनीशन ही यही है कि डोमेन का हर एक एलिमेंट की इमेज हमको मिलनी चाहिए और ऐसा ना हो कि किसी एक ही एलिमेंट की दो इमेज मिले। ठीक है, मीन्स हर एक एलिमेंट को तो भेजना ही है, साथ ही एक एलिमेंट को दो जगह नहीं भेजना है, एक एलिमेंट हमारा एक ही जगह जा सकता है। तो आप बताइए, मान लीजिए a1 को भेजना है तो a1 के लिए कितनी चॉइस है। a1 को हम b1 पर भी भेज सकते हैं, b2 पर भी, b3 पर भी और bm पर भी, मीन्स a1 के लिए m चॉइस है। a1 के लिए लिखते चलते हैं, चॉइस फॉर a1 इज इक्वल्स टू m। ठीक बात है, a1 को हम यहाँ भी भेज सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। सिमिलरली चॉइस फॉर a2, ऐसा तो है नहीं कि a1 को जहाँ भेज दिया a2 को वहाँ नहीं भेज सकते हैं, भेजने में कोई समस्या नहीं है। वहाँ का एक एलिमेंट दो पर नहीं आना चाहिए, वहाँ का दो एलिमेंट एक पर आ सकता है। तो a2 के लिए भी कितनी चॉइस हो जाएगी, m हो जाएगी। सिमिलरली चॉइस फॉर am क्या हो जाएगा,
भी m हो जाएगा। अब अगर आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है थोड़ा सा, तो उसमें होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर किसी काम को m तरीके से किया जा सकता है और दूसरे काम को n तरीके से किया जा सकता है, तो दोनों को साथ साथ करने का जो तरीका होगा वो m इंटू n होगा। तो इसको भेजना एक काम, इसको भेजना दूसरा काम, ऐसे ही डॉट डॉट इसको भेजना nth वर्क। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे m इंटू डॉट 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 इंटू m। अब कितने m है, क्योंकि काम की संख्या n है तो m भी कितने आए होंगे, n आए होंगे। तो इसका मतलब m की पावर n। तो अगर डोमेन में n एलिमेंट है, कोडोमेन में m एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ मैप बिटवीन a एंड b क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कोडोमेन की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन, ठीक, m टू द पावर n। क्लियर है। तो एक बार रिकॉल करा देता हूं, हमने मान लिया कि सेट A है, उसमें n एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज n एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज m। देन वी हैव चॉइस फॉर A1 इक्वल्स टू m because A1 can be mapped anywhere in this set. Similarly, choice for A2 m, choice for An m. And we know the fundamental theorem of multiplication from the chapter permutation, that if a work can be done in m ways and the second work can be done in n ways, the number of ways that the two works can simultaneously be done is m into n. So choice for A1 is first work, choice for A2 is second work, similarly choice for An is nth work. So total number of choices will become m into m n times and that will result in m into n. क्लियर है। तो अगर डोमेन में n एलिमेंट है, कोडोमेन में m एलिमेंट है, तो कोडोमेन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उसका पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ मैप आ जाएगा। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए सेट A है जिसमें 2 एलिमेंट हैं और सेट B है जिसमें 3 एलिमेंट हैं। तो A से B में कितने मैप डिफाइन किए जा सकते हैं, 3 टू द पावर 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन एंड दैट विल रिजल्ट इन 9। So 9 maps can be defined between A and B having elements 2 and 3 respectively. क्लियर है। आइए, ये तो टोटल नंबर ऑफ मैप हुआ। अब हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ 1 मैप, और आपको लग ही रहा होगा कि 1 मैप जो होगा उसकी संख्या नंबर ऑफ मैप से तो कम ही होगी, क्योंकि मैप में एक कंडीशन अब बढ़ा देना है 1, ठीक। तो जो भी आएगा वो इससे कम ही आएगा, नंबर ऑफ 1 मैप इससे कम ही आएगा, यह हो सकता है कि बराबर हो जाए। क्लियर है। आइए देखते हैं। अच्छा, ये सब ठीक रहेंगे, ये सब ऐसे ही चलेंगे। वी नीड टू सेट हैविंग कार्डिनलिटी n एंड m, ठीक। ये भी फिगर ठीक ही रहेगा, ऐसे ही लेके चलेंगे, बस चॉइसेस थोड़ा सा बदलेंगे, क्योंकि अब एलिमेंट्स को कहाँ भेजना है ये चीज़ डिपेंडेंट हो जाएगी। अभी तक डोमेन के एलिमेंट को भेजना एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं था, क्योंकि कोई भी कहीं भी जा सकता है। लेकिन अब क्या है, अब एलिमेंट का मैपिंग इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं रहा, अब एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। मान लीजिए A1 के लिए तो चॉइस m ही रहेगी, चाहे वो मैप हो या 1 मैप हो। चॉइस फॉर A1 इक्वल्स टू m, ठीक। सपोज वी हैव मैप्ड दिस ऑन B1, A1 को हमने कहीं भेज दिया, भाई कहीं तो भेजना है, मान लीजिए B1 पर ही भेज दिया, तो अब कोई भी एलिमेंट B1 पर नहीं आ सकता, अदरवाइज 1 नहीं रह जाएगा। क्लियर। और हाँ, अभी हमने इसके ऊपर एक कंडीशन बताया, अगर 1 है
तो n को क्या होना पड़ेगा, m से लेस देन आर इक्वल टू होना पड़ेगा। ठीक, ये हमारे पास है, मीन्स n जो होगा वो m से छोटा ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो चॉइस फॉर a1 क्या आ गया, m आ गया। अब a1 जहाँ मैप हो गया वहाँ a2 नहीं जा सकता है, तो a2 के लिए एक चॉइस कम हो गई। चॉइस फॉर a2 क्या आ जाएगा, m-1। क्लियर है। अब जहाँ पर a2 चला गया, मान लीजिए यहाँ चला गया, तो अब a3 ना यहाँ जा सकता है ना यहाँ जा सकता है, मीन्स a3 के लिए दो चॉइस कम हो गई। चॉइस फॉर a3 m-2 1, तो m-0 2, तो m-1 3, तो m-2। अगर मैं इसी को जनरलाइज करूं, चॉइस फॉर an m-n-1, m में से यहाँ जितना है उसका एक कम माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर n है तो उसका एक कम n-1 m में से माइनस होगा। बात ठीक है। तो ये चॉइसेस आ गए, नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग वर्क्स आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा यहाँ से, एंड टोटल नंबर ऑफ वेज गिव टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन। सो डायरेक्टली वी कैन से टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन, total number of one function will be m-1 m-2 until m-n+1। यहाँ से n माइनस को अंदर भेज दो तो क्या हो जाएगा, m-n+1। और अगर आपने परमुटेशन पढ़ा है तो ये और कुछ नहीं, क्या लिखा है, npm लिखा है। ये क्या लिखा है, npm लिखा है। npm क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-m। आप इसको सॉल्व करेंगे आपको यही मिल जाएगा। ठीक, तो रिकॉल कर लीजिए, a1 जहाँ जाएगा a2 वहाँ नहीं जाएगा, तो a2 के लिए चॉइस एक कम हो जाएगी। सिमिलरली a2 a1 जहाँ चले गए वहाँ अब कोई और नहीं आ सकता, तो a3 के लिए दो चॉइस कम हो जाएगी, a4 के लिए तीन चॉइस कम हो जाएगी, an के लिए n-1 चॉइस कम हो जाएगी। तो एट लास्ट इनको हम प्रोडक्ट कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन ये आ जाएगा। और ये परमुटेशन जिसने पढ़ा है उसको दिख रहा होगा कि ये npm की वैल्यू होती है। और npm कैसे डिफाइन होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-m। क्लियर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। शायद हमने इसको उल्टा लिख दिया, m बड़ा है ना, mpn m में से n एलिमेंट को चूज करना, फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल m-n। दिस इज क्लियर है। तो डोमेन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो नीचे आएगा और को डोमेन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो ऊपर आएगा। तो mpn क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वन मैप बिटवीन टू सेट हैविंग कार्डिनलिटी n एंड m। ठीक, आइए अब ऑन टू पर चलते हैं, या पहले बाइजेक्टिव का देख लेते हैं। बाइजेक्टिव का आसान है, ऑन टू का रिलेटिवली थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है क्योंकि उसमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन का यूज़ होता है, जिसका प्रूफ आपको रेयरली कहीं कहीं पर ही मिलता है कि कितने ऑन टू होंगे। हमने देखा है ज़्यादातर उसको एग्जाम्पल से समझा देते हैं, जनरल प्रूफ कोई नहीं देता है, लेकिन आपको मैं जनरल प्रूफ भी दूंगा। ठीक, ये सब ऐसे ही है। अच्छा, अब नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैप निकालना है। साइड में लिखते भी चलता हूँ। अगर A में n एलिमेंट है और B में m एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ मैप क्या आ गया था, टोटल नंबर ऑफ मैप m⁴ n आ गया था। और अभी हमने निकाला टोटल नंबर ऑफ वन मैप क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वन मैप विल बी mpn। ठीक है, अब निकालना है टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैप,
ऑन टू का लास्ट में करेंगे क्योंकि वो थोड़ा लेंदी पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैप, इसको अभी निकालते हैं। अच्छा, अब अगर बाइजेक्टिव मैप हमको चेक करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या लेना होगा, इक्वल लेना होगा, क्योंकि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल नहीं है तो क्या होगा, बाइजेक्टिव मैप डिफाइन ही नहीं किया जा सकेगा। तो सब में एलिमेंट क्या है, बराबर है। अब बताइए, अब इसको बाइजेक्टिव होना है तो A1 B1 पर अगर हम मान लें, मीन्स चॉइस फॉर A1 क्या होगा, M होगा, सॉरी टोटल दोनों में एलिमेंट बराबर हो गए हैं तो चॉइस फॉर A1 N हो जाएगा। अब जहाँ A1 गया वहाँ कोई नहीं आ सकता तो चॉइस फॉर A2 एक और कम हो जाएगा, N-1। सिमिलरली जैसे हमने 1-1 चेक किया था, चॉइस फॉर AN क्या आ जाएगा, N-M की जगह पर क्या लिख देना है, N-1 ही लिख देना है, क्योंकि M और N बराबर हो गए तो यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक, अब इनका प्रोडक्ट कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ चॉइस क्या आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ चॉइस या वेज या टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैप विल बी N-1 N-2 डॉट 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 कहाँ तक, 1 तक, डॉट 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 3 to 1। और यही क्या है, यही फैक्टोरियल n का डिफिनीशन है। फैक्टोरियल n क्या होता है, N-1 N-2 until 1, तो वही आ गया। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैप क्या हो जाएंगे, फैक्टोरियल n। ठीक है, तो आइए हमने देख लिया 1-1 के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट A में कम होना चाहिए, ऑन टू के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन A ज़्यादा होना चाहिए, बाइजेक्टिव के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन A मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। और अगर डोमेन में n एलिमेंट है, को डोमेन में m एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ मैप क्या हो जाएगा, m⁴n। टोटल नंबर ऑफ 1-1 मैप क्या हो जाएगा, MPN। एंड टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैप क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ ऑन टू मैप कितने मिलते हैं विद द डिस्क्रिप्टिव प्रूफ। ठीक है, सो वेट एंड वॉच।